Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 5, lecture number 4 और आज के लेक्चर में हम अल्टरनेटिंग करंट और उससे रिलेटेड बातों को स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट के साथ हम ट्रांसफार्मर का बिहेवियर भी स्टडी करेंगे। तो आइए लेक्चर के स्टार्ट में हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। तो बेटा जब भी हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, एज द नेम सजेस्ट, अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट है जो टाइम के साथ वेरी हो रहा होता है। डीसी करंट से डिफरेंट अगर मैं इसमें बात करूं तो डीसी करंट एक ऐसा करंट होता है जो टाइम के साथ अपनी पोलैरिटी को कभी भी चेंज नहीं करता। अगर डीसी करंट पॉजिटिव है स्टार्टिंग में तो हमेशा उसने स्टार्टिंग की तरह ही पॉजिटिव रहना है और स्टेगनेंट कांस्टेंट वैल्यू अपनी रखनी है। अगर डीसी करंट शुरू में नेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव रखेगा, मतलब उसकी पोलैरिटी सेम रहती है। लेकिन अगर मैं एसी करंट की बात करूं तो एसी करंट आपके पास एक ऐसा करंट होता है जो टाइम के साथ वेरी होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोलैरिटीज को कैरी कर सकते हैं। आइए इसको जरा हम डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ मैंने आपके सामने एक अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बनाया है। एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम और वाई एक्सिस के ऊपर करंट को एम्पियर्स में कंसीडर किया। जस्ट सी दिस ब्लैक लाइन। ब्लैक लाइन ग्राफ को अगर आप देखें तो जो ब्लैक लाइन वाला ग्राफ है, इतने हिस्से में स्टार्टिंग से लेकर इस पॉइंट तक ये अपनी पॉजिटिव पोलैरिटी शो कर रहा है और इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स एंड तक ये अपनी नेगेटिव पोलैरिटी को शो कर रहा है। मतलब टाइम के साथ इसकी पोलैरिटी चेंज कर दी है। ये क्यों चेंज होती है? ये देखिए यहाँ पर आपके सामने एक सर्किट है, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है जिसके साथ आपने सीरीज में एक रेजिस्टर को कनेक्ट कर रखा है। जब आप इस सर्किट को स्टार्ट करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट हाफ, पहले 180 डिग्री या पाई रेडियंस तक ये जो आपके पास सोर्स है इसका अपर एंड पॉजिटिव और लोअर एंड नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहा होता है, जिसकी वजह से करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा होता है, जिसको हम पॉजिटिव करंट कंसीडर कर रहे होते हैं। लेकिन जो ही 180 डिग्री या पाई रेडियन से हम आगे मूव करते हैं तो ये सोर्स अपनी पोलैरिटीज को रिवर्स कर लेता है, क्योंकि ये डीसी सोर्स नहीं बल्कि एसी सोर्स है। सो आफ्टर 180 डिग्री और पाई रेडियन से अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करेगा और अब आप देख सकते हैं कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो फ्लो करने वाला है वो इस तरह से फ्लो करना शुरू हो जाएगा। करंट ने अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया है और डायग्राम में जब हम इस डायरेक्शन को ड्रॉ करते हैं तो नेगेटिव में ड्रॉ करते हैं। विद रेफरेंस टू द पॉजिटिव ये डायरेक्शन नेगेटिव ली जाती है क्योंकि रिवर्स हो चुकी हुई है। तो ये आपके पास अल्टरनेटिंग करंट है, दोनों हाफ्स में मैंने आपके सामने शो किया है। बेटा आप ये चीज देख सकते हैं कि जितना पॉजिटिव हाफ था, जितने टाइम के लिए और जितनी पीक वैल्यू के लिए, उतने ही टाइम और उतनी ही पीक वैल्यू के लिए नेगेटिव हाफ आ रहा है करंट का। यही वजह है कि एक कंप्लीट साइकिल 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन तक अगर आप किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी की एवरेज लें तो उसकी एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ओवर द कंप्लीट साइकिल हमेशा जीरो आया करती है। सो करंट की मीन वैल्यू पूरे साइकिल के ऊपर हमेशा जीरो आती है आपके पास। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जितना पॉजिटिव हाफ है उतना ही नेगेटिव हाफ है। पॉजिटिव नेगेटिव हाफ से कैंसिल आउट हो जाता है और नेट वैल्यू आपके पास जीरो बनती है। बहरहाल यहाँ पर मैंने डिफरेंट क्वांटिटीज को शो किया है। ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 के ऊपर करंट की वैल्यू 0 थी, फिर टाइम के बढ़ने के साथ वो पॉजिटिव पीक की तरफ गई है, बढ़ती चली गई है। मजीद टाइम इंक्रीज होने पर उसकी पॉजिटिव पीक रिड्यूस होते 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 0 पर आ गई है एट टाइम इंस्टेंट और एंगल थीटा विच इज पाई रेडियन। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता गया करंट की वैल्यू नेगेटिव में बढ़ती चली गई और इस इंस्टेंट पर आकर 270 डिग्री या 2 पाई बाय, यहां पर एक कट आएगा, ठीक है, 270 डिग्री के ऊपर करंट ने अपनी नेगेटिव वैल्यू को अचीव कर लिया, अपनी नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लिया और इससे आगे टाइम और एंगल के बढ़ने पर 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन के ऊपर आकर जो करंट है दोबारा से 0 पर आ जाता है और अपना साइकिल कंप्लीट कर चुका होता है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक लाइन है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को शो कर रही है। अगर मैं सिग्नल का स्केल ले लूं, या देखिए फर्ज कर लें कि इसकी पीक वैल्यू 2 है, तो जब आप इस ब्लैक लाइन का स्केल करेंगे तो 2 की पीक वैल्यू 4 की बन जाएगी, वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। और नेगेटिव में भी अगर पीक -2 है तो इसका स्केल करने पर ये +4 बन जाएगा, मतलब जो नेगेटिव हाफ है स्केल करने पर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और बढ़ भी जाएगा। तो ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है बेटा जी, इट इज बेसिकली स्केयर करंट। जो आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट थी, स्केलिंग करने पर उसकी रेड डॉटेड लाइन बन जाएगी, जिसको हमने स्केयर करंट का नाम दे रखा है। अब देखिए ये जो स्केयर वाला करंट है पूरे का पूरा पॉजिटिव हाफ में आप देख सकते हैं, तो इसकी जो मीन वैल्यू होगी, सेंट्रल पार्ट होगा, नीचे इस पॉइंट से लेकर ऊपर तक जो बिल्कुल मिड में वैल्यू आ रही है वो इस स्केयर वाले करंट की मीन वैल्यू कहलाएगी, जिसको हम मीन स्केयर करंट बोलते हैं, जो यहाँ पर मैंने सॉलिड रेड लाइन से शो किया। दिस इज मीन स्क्वायर करंट। और अगर आप इस वैल्यू का, इस मीन स्क्वायर करंट का रूट ले लें तो मीन स्क्वायर करंट तो ऑलरेडी था, रूट लेने पर ये रूट मीन स्क्वायर करंट बन जाएगा, जिसको आरएमएस वैल्यू कहते हैं।
और इसको मैं डायग्राम पर सॉलिड ब्लैक लाइन से शो करने के लिए जा रहा हूँ और रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू बेटा यहाँ पर आपके सामने आएगी। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज द रूट मीन स्क्वायर करंट, जिसको हम RMS करंट बोलते हैं, इसको यहाँ पर मैंने शो कर रखा है। तो ये जो डिफरेंट करंट्स है उसकी डायग्राम आप देख सकते हैं। रूट मीन स्क्वायर करंट मीन स्क्वायर करंट से कम होता है, क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी क्वांटिटी का रूट लेते हैं विच इज ग्रेटर देन 1, वैल्यू ने रिड्यूस होना होता है। तो मीन स्क्वायर से वैल्यू रिड्यूस होकर RMS पर आ जाएगी, इसलिए RMS वैल्यू जरा नीचे ड्रॉ की जाती है मीन स्क्वायर वैल्यू से। ये तो डिफरेंट तरह के आपके पास करंट हो गए। अगली बात हम कर लेते हैं रिलेशंस के हवाले से बेटा जी। तो रिलेशंस हमारे पास क्या है? RMS करंट और पीक करंट। पीक करंट आपके पास क्या होती है बेटा जी? दिस इज द पीक करंट वैल्यू। ये जो पॉइंट शो किया गया यहां से लेकर यहां तक, दिस इज द पॉजिटिव पीक ऑफ करंट। इसी तरह नेगेटिव की पीक भी होती है। तो पीक करंट और RMS करंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो 1 डिवाइडेड बाय √2 का है, या जिसको हम 0.707 टाइम्स I0 भी बोलते हैं। इसी तरह जो पीक टू पीक करंट है, मतलब पॉजिटिव पीक से लेकर नेगेटिव पीक तक, अगर डायग्राम पर शो करूं तो ये देखिए यहां पर नेगेटिव पीक आती है और ऊपर आप पॉजिटिव पीक को देख सकते हैं। दिस वाज द पॉजिटिव पीक। तो पॉजिटिव पीक से लेकर नेगेटिव पीक तक ये जो टोटल करंट है एक पीक से दूसरी पीक तक, इसको हम पीक टू पीक करंट बोलते हैं, विच इज बेसिकली 2 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, उसके डबल हो जाता है। RMS करंट और पीक टू पीक के दरमियान क्या रिलेशनशिप है बेटा? यहां पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ऊपर 2I0 बनेगा, वहां पर मैं I पीक टू पीक लिख सकता हूं, और जिस 2 से डिवाइड किया वो यहां पर अपीयर हो गया। मतलब IRMS इज इक्वल्स टू पीक टू पीक करंट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स √2। ठीक है, और ये बात मैं आपको पहले शो कर चुका हूं, क्योंकि जितना पॉजिटिव हाफ है RMS करंट में आपके ऑल्टरनेटिंग करंट में इंस्टेंटेनियस वैल्यू में, उतना ही नेगेटिव हाफ है। तो मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर द कंप्लीट साइकिल इज 0। और अगर हाफ अ साइकिल की बात की जाए, मतलब नेगेटिव हाफ को हम कंसीडर नहीं करते, सिर्फ पॉजिटिव हाफ में मीन वैल्यू मेजर की जाए, सो करंट की मीन वैल्यू, ऑल्टरनेटिंग करंट की मीन वैल्यू ओवर द हाफ साइकिल, आधे साइकिल में जो पॉजिटिव वाला साइकिल है वो कितनी बनती है बेटा? 2 डिवाइडेड बाय पाई टाइम्स I0, जिसको हम 0.637 I0 भी बोलते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट को निकाल सकते हैं। बेटा याद रखिएगा जो सारे रिलेशनशिप मैंने करंट के लिए लिखे हैं एज इट इज आप ये सारे रिलेशनशिप वोल्टेजेस के लिए भी लिख सकते हैं। मतलब वोल्टेज की RMS वैल्यू V0 डिवाइडेड बाय √2, वोल्टेज की पीक टू पीक वैल्यू 2 टाइम्स V0, वोल्टेज की RMS वैल्यू V पीक टू पीक डिवाइडेड बाय 2 वोल्टेज की मीन साइकिल के ऊपर वैल्यू 0, वोल्टेज की मीन वैल्यू ओवर द हाफ साइकिल इज 0.607 टाइम्स V0। तो ये सारे के सारे रिलेशनशिप I को आप V में चेंज कर दें, वोल्टेज के लिए भी ट्रांसलेट हो सकते हैं। इसके बाद ये जो हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 15 में हम ये भी बात पढ़ते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करने के लिए AC जनरेटर एक बेहतरीन डिवाइस है। तो AC जनरेटर में जो ऑल्टरनेटिंग करंट बनता है उसके वोल्टेज, उसके EMF और करंट की इक्वेशंस क्या है। बेटा देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की डायग्राम मैंने आपके सामने बनाई है। इसमें A आपके पास वेक्टर एरिया और B यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, और ओमेगा एंगुलर स्पीड से उसकी कॉइल रोटेट कर रही है, जिसकी वजह से चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और लेटली EMF और करंट प्रोड्यूस होना शुरू होता है कॉइल में। तो EMF का फार्मूला आपके पास E0 साइन ऑफ एंगल थीटा वेयर थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। ठीक है जी। इससे आगे अगर हम बढ़े तो E0 साइन ऑफ एंगल 2 पाई f इंटू टी। ये 2 पाई f कहाँ से आया बेटा? याद रखिएगा ओमेगा की वैल्यू लीनियर फ्रीक्वेंसी के साथ 2 पाई f के फार्मूले से कोरिलेट करती है। आगे चलते हैं तो 2 पाई f टाइम्स t के इक्वल हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। मजीद अगर मैं इस EMF के फार्मूले से करंट निकालना चाहूँ, इस EMF के फार्मूले से अगर मैं करंट निकालने की कोशिश करूंगा तो EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज यहाँ पर EMF की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, E0 साइन ऑफ एंगल ओमेगा टी डिवाइडेड बाय r। बेटा ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है, दिस पोर्शन इज बेसिकली द पीक वैल्यू ऑफ करंट, बाकी तो साइनोसाइडल वेरिएशन है, इस तरीके से शो हो जाएगा। दैट इज साइन ऑफ ओमेगा टी I0 साइन ऑफ एंगल 2 पाई f t। लीनियर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों में इसको शो किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप इंड्यूस्ड EMF का फार्मूला लिखना चाहते हैं, उसकी पीक वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो जो पीक वैल्यू होती है असल में n ओमेगा AB साइन ऑफ एंगल थीटा पर डिपेंड करती है। मतलब इंड्यूस्ड EMF नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंडेंट है, इंड्यूस्ड EMF एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है, इंड्यूस्ड EMF मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड EMF इसके साथ साथ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉइल पर भी डिपेंड करता है, और A और B में बनने वाले एंगल थीटा के ऊपर भी बहरहाल उसकी डिपेंडेंस है। तो A और B के दरमियान अगर आप एंगल को
जिस लम्हे आप इस एंगल को जीरो कर देंगे, ए और बी में बनने वाला एंगल जीरो हो जाएगा। मतलब कॉइल इस तरह से आप रख देते हैं, ठीक है, कि वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाते हैं, तो एंगल जीरो का पुट होगा, ईएमएफ जीरो हो जाएगा। ठीक है, प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, लेकिन वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से ईएमएफ जीरो हो जाता है। यहाँ पर वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल मौजूद है। ठीक है जी, और अगर ये एंगल जस्ट इन केस 90 डिग्री हो जाए कि वेक्टर एरिया ए और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब कॉइल इस तरीके से अगर पड़ी हुई है, ठीक है, तो वेक्टर एरिया बाहर की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द राइट हैंड 90 डिग्री के एंगल पर आ जाएंगे। सो 9 sin 90 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और ईएमएफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू n ओमेगा ए बी के इक्वल हो जाएगा। मतलब बेटा एट अगर मैं बात करूं 90 डिग्री, तो ईएमएफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेगा, विच इज n ओमेगा ए बी, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और 0 डिग्री पर मिनिमम वैल्यू उसकी आती है, विच इज इक्वल्स टू 0। सो ये आपके पास अल्टरनेटिंग करंट और उसकी सारी की सारी वेरिएशंस है। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रांसफार्मर के हवाले से अपनी डिस्कशन का आगाज करें, तो ट्रांसफार्मर्स आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर ऑपरेट करती है। बेटा ये बात आपने याद रखनी है बड़े अच्छे तरीके से कि ट्रांसफार्मर्स डीसी करंट के साथ ऑपरेट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि डायरेक्ट करंट अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं करता, वो एक कांस्टेंट करंट होता है, और कांस्टेंट करंट की वजह से चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होता, और अगर चेंज इन फ्लक्स नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकता। इसके बरक्स अगर हम एक अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, तो अल्टरनेटिंग करंट क्योंकि चेंजिंग करंट होता है, चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करवा सकता है, और इस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से ईएमएफ और फर्दर करंट की प्रोडक्शन हो सकती है। सो इसलिए जो ट्रांसफार्मर है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करते हुए अल्टरनेटिंग करंट के साथ ऑपरेट करता है। सो वर्किंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो वो म्यूचुअल इंडक्शन और ट्रांसफार्मर की बेसिक डायग्राम आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर कोर डिजाइन की जाती है, जिसके एक तरफ प्राइमरी कॉइल और दूसरी तरफ सेकेंडरी कॉइल को वाइंड किया जाता है। आमतौर पर जो प्राइमरी कॉइल है वो हमारी इनपुट साइड, और जो सेकेंडरी कॉइल है वो हमारी आउटपुट साइड भी कहलाती है। बेटा ये बात आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स के दरमियान किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। इलेक्ट्रिकली ये दोनों कॉइल्स सेपरेट होती हैं, आइसोलेटेड होती हैं। तो फिर पावर प्राइमरी से सेकेंडरी तक ट्रांसफर कैसे होगी? पावर ने अगर प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ ट्रांसफर होना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के थ्रू पावर ने ट्रांसफर होना होता है। जितना ज्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटिकली कपल्ड होंगी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, उतना ही बेहतर पावर की ट्रांसमिशन होगी थ्रू द मैग्नेटिक फ्लक्स। कोर के हवाले से अगर हम बात करें, जिसके ऊपर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दोनों को वाइंड कर रखा है, तो कोर आपके पास एक ऐसी मटेरियल से बनाई जाती है जो बेहतरीन मैग्नेटिक मटेरियल हो। आमतौर पर आयरन से बनाया जाता है, जिसको हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। कोर का काम क्या है? कोर का काम यह है कि इट कैरीज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स कैरी करता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स ये प्राइमरी कॉइल से लेकर सेकेंडरी कॉइल तक जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। सो कोर का जो बुनियादी मकसद है कि इसने मैग्नेटिक फ्लक्स को प्राइमरी से सेकेंडरी तक कैरी करना होता है। मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में बेहतरीन सब्सटेंस आपके पास आयरन है। जितनी भी हमारे पास प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स हैं, ज़्यादातर में हम आयरन की कोर इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इंट्रोड्यूस करवाया जा सके। इससे आगे अगर हम बढ़ें और इसके रिलेशनशिप्स की बात करें, तो हम जानते हैं कि जब भी किसी कॉइल में फ्लक्स चेंज होता है, तो उस कॉइल में फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जिसको हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। मतलब अगर मैं प्राइमरी कॉइल की बात करूं, तो इसके अक्रॉस जब मैं इनपुट सोर्स लगाऊंगा, अल्टरनेटिंग इनपुट सोर्स, तो इस अल्टरनेटिंग इनपुट सोर्स की वजह से इसी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा जो इसके सोर्स को अपोज कर रहा होगा, जिसको हम बैक ईएमएफ बोलते हैं। बेटा याद रखिएगा कि सोर्स का वोल्टेज और बैक ईएमएफ मैग्नीट्यूड में बराबर लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हुआ करते हैं। जहां से हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज आएगा बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। नेगेटिव साइन कहां गया? क्योंकि ऑपोजिट इन डायरेक्शन था, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, वो टर्म आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। और इसी सेंस में जब ये चेंज इन फ्लक्स यहाँ पर प्रोड्यूस होगा प्राइमरी में, तो सेम सारे का सारा फ्लक्स फ्लो करता हुआ सेकेंडरी सर्किट तक पहुंचेगा। यहाँ पर इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कर ले कि अगर आप आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें, तो जितना प्राइमरी में फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, मे बी 10 वेबर्स का फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है, तो सारे का सारा फ्लक्स 10 वेबर्स का ही सेकेंडरी सर्किट तक पहुंच जाएगा। बेटा याद रखिएगा, प्रैक्टिकल सर्किट में सारे का सारा फ्लक्स सेकेंडरी सर्किट तक पहुंच जाए ऐसा मुमकिन नहीं है। सराउंडिंग एयर में, एटमॉस्फेयर में या कुछ लॉसेस की वजह से
एन मुमकिन है कि प्राइमरी में इंड्यूस होने वाला 10 वेबर्स का मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 8 वेबर्स का बचे, उसमें से 2 वेबर्स लॉस हो चुके हो। डिपेंड करेगा कि क्वालिटी किस तरह की है ट्रांसफार्मर की। तो आइडियल केस में जितना प्राइमरी में फ्लक्स प्रोड्यूस होता है सारे का सारा सेकेंडरी तक पहुंच जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स में इसकी कोई गारंटी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमी जरूर वाक़या होती है डिपेंडिंग अपॉन द हाउ मच अमाउंट ऑफ लॉसेज आर ट्रांसफार्मर कैन कैरी। आगे बढ़ते हैं जी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के वोल्टेजेस बाय सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन हमारे पास आ चुके हैं, क्योंकि अगर वो सेम फ्लक्स सेकेंडरी तक पहुंच रहे तो उसमें भी जाके वोल्टेज इंड्यूस करवाएगा। दैट इज सेकेंडरी की टर्म्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यहाँ पर याद रखिएगा एनपी से मुराद प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स है जितनी आपने यहाँ पर लूप्स बना रखी हैं, और एनएस से मुराद नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी है जितनी आपने सेकेंडरी में लूप्स बना रखी हैं। ठीक है जी। अगर मैं इन दोनों रिलेशनशिप्स की रेशियो ले लूँ, मे बी दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करवा लूँ तो देखिए डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी दोनों में मौजूद है, टर्म कैंसिल आउट होगी। Vp डिवाइडेड बाय Vs इज इक्वल्स टू Np डिवाइडेड बाय Ns। ये आपके पास एक रेशो बन जाएगी, और ये जो रेशो आपके पास आ रही है बेटा याद रखिएगा, दिस रेशो इज बेसिकली इनवर्स ऑफ टर्न रेशो। दिस इज 1/10 रेशो, या इसको मैं 1/टर्न रेशो भी लिख सकता हूँ, क्योंकि टर्न रेशो आपकी बुक में जिस चीज को रेफर किया गया दैट इज Ns डिवाइडेड बाय Np। Ns डिवाइडेड बाय Np की रेशो मतलब सेकेंडरी की टर्म्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी की टर्म्स को टर्न रेशो कहा जाता है। इस रिलेशनशिप से हमें एक और बात क्लियर हो रही है कि बेटा देख लें जो प्राइमरी का वोल्टेज है वो प्राइमरी की टर्न्स पर डिपेंड करता है, और सेकेंडरी का वोल्टेज सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल है। बेटा ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम अपनी नंबर ऑफ टर्न्स को एडजस्ट करवाकर वोल्टेज और करंट को वेरी करवा सकते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर में पावर का लेवल कभी चेंज नहीं होता। इस बात को हम कैसे समझेंगे? अगर देखें हम एक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो उसकी प्राइमरी के ऊपर जितनी पावर है सेकेंडरी में भी उतनी ही पावर होगी, उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा क्योंकि लॉसेस तो है नहीं। तो प्राइमरी की पावर, प्राइमरी का करंट, प्राइमरी का वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय सेकेंडरी की पावर, सेकेंडरी का वोल्टेज सेकेंडरी की पावर बन जाएगी। यहाँ पर अगर हम रेशियो निकाल लें बेटा, ये देखिए Vp को एज इट इज मैं यहीं पर रहने देता हूँ, Vs को दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर देता हूँ और करंट्स को भी सेपरेट कर लें, तो Vp बाय Vs इज इक्वल्स टू Is बाय Ip। यानी कि आप एक और चीज यहाँ पर बड़े गौर से और क्लियर अंदाज में देख सकते हैं कि वोल्टेज और करंट प्राइमरी के इनवर्सली रिलेटेड है, और सेकेंडरी के भी वोल्टेज और करंट आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, क्योंकि ओवरऑल पावर ने तो चेंज होना नहीं है। जब आप करंट बढ़ा देंगे तो उस साइड का वोल्टेज कम हो जाएगा, और जिस साइड के ऊपर आप करंट को कम कर देंगे वहां का वोल्टेज अपने आप इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा इन द प्रॉपर टर्न रेशियो। तो ट्रांसफार्मर इक्वेशन हमारे पास क्या बनी बेटा, याद रखिएगा नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज के प्रोपोर्शनल, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे? Ns डिवाइडेड बाय Np, Ns डिवाइडेड बाय Np, अगर इसको इन्वर्ट कर दूं दैट वुड बी Vs डिवाइडेड बाय Vp। ये रेशियो आ गई। तो नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेज के प्रोपोर्शनल, लेकिन क्योंकि करंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो Vs के सामने Ip और Vs के नीचे Is आएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। और ये जो Ns डिवाइडेड बाय Np है बेटा, इसको टर्न रेशियो भी बोला जाता है। मतलब अगर आपके पास एक ट्रांसफार्मर है जिसकी टर्न रेशियो 1 से ज्यादा है, मतलब सेकेंडरी में ज्यादा टर्न्स है, प्राइमरी में कम टर्न्स है, अगर Ns की वैल्यू ज्यादा है, Np की वैल्यू कम है, मे बी ये 10 है ये 5 है, तो रेशियो 1 से ज्यादा बनती है, 2 की बनती है। अगर टर्न रेशियो ग्रेटर देन 1 है तो इस बात का मतलब ये है कि सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा होगा, प्राइमरी का वोल्टेज कम होगा, न्यूमरेटर की टर्म बड़ी होगी, डिनोमिनेटर की टर्म छोटी होगी। और अगर टर्न रेशियो ग्रेटर देन 1 है, जैसा कि अभी हमने अपनी एग्जांपल में 2 लिया, तो इस बात का मतलब है कि प्राइमरी का करंट ज्यादा होगा और सेकेंडरी का करंट कम होगा। या इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसकी सेकेंडरी की टर्न्स ज्यादा होती हैं और प्राइमरी की टर्न्स कम होती हैं, क्योंकि टर्न्स वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है, तो जिस साइड पर टर्न्स ज्यादा वहां पर वोल्टेज ज्यादा। मतलब यहाँ पर Vs वुड बी ग्रेटर देन Vp, और अगर करंट के हवाले से बात करूं तो Ip वुड बी ग्रेटर देन Is। तो ये बात आपने याद रखनी है कि नंबर ऑफ टर्न्स वोल्टेजेस के प्रोपोर्शनल और करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। स्टेप डाउन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल इसके इनवर्स, कि प्राइमरी की टर्न्स ज्यादा होंगी, सेकेंडरी की टर्न्स कम होंगी, और आप वोल्टेज करंट के बारे में भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर बात करूँ तो प्राइमरी का जो वोल्टेज है वो ज्यादा होगा, सेकेंडरी का वोल्टेज कम होगा, और करंट के एतबार से बात करूँ तो सेकेंडरी का करंट ज्यादा होगा और प्राइमरी का करंट जो है आपके पास वो रिड्यूस कर जाएगा, कम होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम जरा ट्रांसमिशन सिस्टम के हवाले से कुछ बातें डिस्कस करते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम भी हमारा ट्रांसफार्मर के ऊपर बेस कर रहा है। याद रखिएगा जब हम अपने पावर प्लांट के ऊपर
किसी भी पावर प्लांट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो इंटरमीडिएट वोल्टेजेस के ऊपर होती है। इंटरमीडिएट वोल्टेजेस के ऊपर एक सर्टेन पावर प्रोड्यूस की जाती है, दैट इज V into I। लेकिन उस इंटरमीडिएट वोल्टेज के ऊपर पावर को दूर दराज के स्टेशन से हमारी आम आबादियों तक नहीं लाया जा सकता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो इंटरमीडिएट वोल्टेज और सिग्निफिकेंटली हाई करंट के ऊपर पावर प्रोड्यूस हो रही होती है। हाई करंट से क्या मुराद है बेटा? देखिए, पावर लॉस का हमारे पास एक फार्मूला होता है, दैट इज I²R। अगर किसी वायर में से गुजरने वाला करंट ज्यादा है तो उसमें पावर लॉस बहुत ज्यादा क्रिएट होगा। मतलब जनरेशन साइड से लेकर जहां तक कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिसिटी ने पहुंचना है, इतनी लंबी वायर से गुजरते हुए, तो वहां पर वायर्स की रेजिस्टेंस में से क्योंकि बहुत ज्यादा करंट गुजर रहा है तो पावर लॉस बहुत ज्यादा होगा। एंड मुमकिन है कि आपने अगर 100 वाट की पावर प्रोड्यूस करवाई है तो कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते उसमें से 60 या 70 वाट रास्ते में ही कंज्यूम हो चुके हो। तो उसको सेव कैसे करेंगे? उसको सेव करने के लिए जनरेशन के फौरन बाद हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। दिस इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है भाई? स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम, क्योंकि इसकी सेकेंडरी की टर्न्स ज्यादा होती है, वोल्टेजेस को बढ़ाना और करंट को कम करना होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से गुजरने के बाद यहां पर वोल्टेजेस इंक्रीज कर जाएंगे और करंट रिड्यूस कर जाएगा। भाई, इस करंट के रिड्यूस होने का हमें क्या फायदा होगा? देख रहे हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। करंट के रिड्यूस होने का फायदा क्या होगा? करंट के रिड्यूस होने की वजह से इस फॉर्मूले में अगर करंट रिड्यूस हो जाएगा तो पावर लॉस कम हो जाएगा। बेटा, ये जो ट्रांसमिशन लाइंस है ये 100 किलोमीटर्स में हो सकती है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में भी हो सकती है। तो अगर यहां से गुजरने वाला करंट हम किसी तरीके से कम कर देंगे तो ट्रांसमिशन लाइन में लॉस होने वाली पावर हमारी बहुत कम हो जाएगी, और यही हम असल में चाहते भी हैं। तो लो पावर लॉस के साथ ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हुए हम अपनी पावर को ट्रांसमिट कर देंगे, और पावर जब ट्रांसमिट होता हुआ कंज्यूमर साइड तक पहुंचेगा जहां पर पावर को इस्तेमाल किया जाता है आम आबादियों में, तो वहां पर हमारे घरों के करीब छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, और वो असल में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। दीज आर द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करते हैं? इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से जो ही पावर फ्लो करती है, पावर फ्लो करने के बाद वोल्टेजेस को रिड्यूस किया जाता है। पहले ज्यादा वोल्टेजेस थे ना, हंड्रेड्स में गए हुए थे, अब इस वोल्टेज को कम करके हम 230 वोल्टेज के ऊपर लाते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग वोल्टेज है, और वोल्टेज कम करने पर करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। यहां पर अगर करंट इंक्रीज कर भी जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हमारी डिवाइसेस तक पहुंच चुका है। अब वो हमारी डिवाइसेस में इस्तेमाल हो जाएगा, ना ही ट्रांसमिशन लाइंस में लॉस हो रहा होगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेजेस को बढ़ाकर करंट को कम कर देता है ताकि पावर लॉस कम हो जाए, और कंज्यूमर साइड पर जाकर हम दोबारा करंट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमारी डिवाइसेस को उस करंट की ज़रूरत होती है। और वोल्टेजेस को हम कंज्यूमर साइड पर 230 वोल्ट पर ले आते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड वोल्टेजेस है। और इस पूरी ट्रांसमिशन के दौरान बेटा याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी हम मेंटेन रखते हैं, और हमारी ट्रांसमिशन जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज की है। 50 हर्ट्ज की हमारी ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी मेंटेन रहती है इस पूरे साइकिल के दौरान। आइए हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में जो कुछ होने वाले लॉसेस हैं उसकी बात कर लेते हैं। बेटा, एक बात याद रखिएगा कि आइडियली तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट है, मतलब जितनी इनपुट पावर उतनी ही आउटपुट पावर होती है। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेस होते हैं जिसकी वजह से जो आपकी आउटपुट पावर है हमेशा इनपुट पावर से ज़रा कम रहा करती है। तो आउटपुट पावर का इनपुट पावर से कम होना बुनियादी तौर पर लॉसेस की वजह से। तो लॉसेस किस तरह के होते हैं? 3 तरह के लॉसेस हैं, कॉपर लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस। अब इन लॉसेस की वजह और इनका सॉल्यूशन क्या है? रीजन कॉपर लॉस की है ड्यू टू कॉपर वायर्स इन वाइंडिंग। ये जिन वायर्स से हमने वाइंडिंग की है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी की, डेफिनेटली वायर्स यूज हो रही हैं, उनकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, और उस रेजिस्टेंस की वजह से जो पावर लॉस होती है दैट इज I²R। इस पावर को हम कम कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? इस पावर लॉस को कम करने के लिए आप ऐसी वायर्स इस्तेमाल करें जिनकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम है, मतलब प्योर कॉपर की वायर इस्तेमाल करें जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, ताकि पावर लॉस ना होने के करीब हो। बहुत कम हम कर सकते हैं, सिफर नहीं कर सकते उसको। दूसरा लॉस है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस क्यों क्रिएट होता है बेटा? हिस्टैरिसीस लॉस बेसिकली इस कोर की वजह से होता है, क्योंकि जब मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ फ्लो करता है तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लोइंग के दरमियान थ्रू द कोर ने मैग्नेटाइज होना होता है, और जब वो करंट अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है, इनपुट करंट, तो उस पोलैरिटी के चेंज करने की वजह से फिर वो डीमैग्नेटाइज होता है। तो पॉजिटिव करंट में मैग्नेटाइज हुआ, फिर डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज फिर डीमैग्नेटाइज। तो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होते हुए जो फ्लक्स का फ्लो करना है वो कोर में भी मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन कास्ट करता है, जिसकी वजह से
कुछ पावर मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में लॉस हो जाती है, जिसको हम हिस्टेरेसिस लॉस का नाम देते हैं। क्यों? ये वो पावर है जो डोमेन्स को अलाइन या डिसअलाइन करने में खर्च हो रही होती है। तो इसको कम करने का तरीका क्या है कि आप कोर में एक ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करें जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, जो जल्दी से मैग्नेटाइज और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाता है, कम पावर इस्तेमाल करते हुए डीमैग्नेटाइज या मैग्नेटाइज हो सकता है। तो ऐसा मटेरियल सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जैसा कि आयरन या प्योर कॉपर। ये आपके पास बेहतरीन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, और अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो हिस्टेरेसिस लॉस अपने आप बहुत हद तक कम हो जाएगा। तीसरा लॉस है हमारे पास एडी करंट लॉस, विच इज परपेंडिकुलरली फ्लोइंग करंट थ्रू द कोर। होता क्या, देखिए जब ये फ्लक्स पास कर रहा होता है तो चेंज इन फ्लक्स की वजह से कोर में भी करंट इंड्यूस होने की कोशिश करता है, लेकिन कोर में हमने करंट इंड्यूस नहीं होने देना, क्योंकि अगर कोर में करंट इंड्यूस हो गया तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे और ट्रांसफार्मर प्रॉपर्ली ऑपरेट कर नहीं पाएगा। तो ये जो परपेंडिकुलरली फ्लोइंग करंट थ्रू द कोर है, इसी को एडी करंट का नाम दिया जाता है। इसको खत्म कैसे किया जाए? इसको खत्म करने के लिए जो कोर है हम उसको लेयर्स में डेवलप करते हैं, मल्टीपल लेयर्स में, और एक और दूसरी लेयर के दरमियान हम एक इंसुलेशन या प्लास्टिक की शीट रख देते हैं, जिसकी वजह से परपेंडिकुलरली जो फ्लो है, एडी करंट फ्लो, वो अपने आप ब्लॉक हो जाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इंसुलेटिंग शीटिंग इस्तेमाल की जाती है, जिसकी वजह से कोर में से गुजरने वाला परपेंडिकुलर फ्लो ऑफ करंट खत्म हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की अगर मैं बात करूं तो एफिशिएंसी इज बेसिकली आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। एफिशिएंसी आमतौर पर परसेंटेज की सूरत में निकाली जाती है, तो इसी रेशियो को अगर मैं 100% से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। और जैसा कि पहले हमने डिस्कस किया कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर है उनमें पावर लॉसेज नहीं होते, तो इनपुट और आउटपुट इक्वल होती हैं। तो अगर इनपुट और आउटपुट इक्वल होंगी, ये कैंसिल आउट होंगे, रेशियो 1 की बनेगी, 1 मल्टीप्लाई बाय 100, द एफिशिएंसी ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर इज 100%। लेकिन जो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है उसमें पावर आउटपुट ज़रा कम होती है पावर इनपुट से, मतलब न्यूमिनेटर की जो वैल्यू है वो ज़रा कम होगी, और फाइनली जो परसेंटेज एफिशिएंसी आपके पास प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के केस में वो लेस देन 100% आ रही होगी। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।